नमस्कार जी। एक जो अभी एक लेटर हाल ही में चाइना ने लिखा हमारे राष्ट्रपति के नाम से, सीक्रेट लेटर थी, और उसमें ऐसा माना जाता है कि संबंध किस प्रकार से दोनों देशों के बीच में सुधारे जाएंगे, उसके बारे में चर्चा थी। मैं सूद साहब से इसके बारे में चाहता हूं कि थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालें कि वो लेटर में क्या है, उसके अर्थ क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, हमारा उसको जवाब क्या होगा। देखिए, मार्च 2025 में जी जिनपिंग ने एक लेटर लिखा हमारे प्रेसिडेंट को, भुरपुर को, और नेचुरली वो जो लेटर था वो पीएम मोदी के पास गया। जब पीएम मोदी के पास गया तो पीएम मोदी स्टडी कर रहे थे उसको, और कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद 3 महीने के बाद पीएम मोदी ने उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया कि जो लेटर लिखा था जी जिनपिंग की, वो इंडिया से रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं। और ये स्पेशली मेंशन किया गया कि जिस तरीके से यूएस उनको इंडिया को तंग कर रहा है और चाइना को तंग कर रहा है, हमें आसपास आना पड़ेगा, साथ को इकट्ठे आना पड़ेगा ताकि हम यूएस को चैलेंज कर सके। और हम दोनों बड़ी इकोनॉमीज हैं, दोनों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो मिलकर के आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के यूएस को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि यूएस का जो थ्रेट है ये परमानेंट थ्रेट रहेगा। आज की बात नहीं है, यूएस हमेशा लोगों को तंग करता रहा। तो पीएम मोदी उसको स्टडी करते रहे। उसके बाद इंडिया ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। जैसे हमने चाइनीज को जो वीजा देने थे वो देने शुरू कर दिए, और चाइनीज के साथ बिजनेस और ट्रेड की बात करनी शुरू कर दी। साथ में हमने जो चाइना के साथ और बड़े स्टेप लिए, जैसे कि बॉर्डर की ट्रेड स्टार्ट कर दी। 3 जगह से हमने बॉर्डर की ट्रेड स्टार्ट की, एक तो सिक्किम के रास्ते, एक लिपुलेख के रास्ते, और एक हिमाचल प्रदेश से नया रास्ता था जहां से हमने ट्रेड की बात की। और इवन जो वहां पे हमारे टूरिस्ट जाते थे चाइना के अंदर, उनका भी जाना ज्यादा हो गया, और चाइना ने हमको फैसिलिटी देनी शुरू कर दी। और जब टैरिफ यूएस से लगाना शुरू कर दिया तो चाइना ने कहा जो भी आपका सामान जाता है, जो यूएस मना करता है वो हम ले लेंगे। तो दोनों कंट्रीज के रिलेशन एक तरीके से अपस्विंग चल रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंधु हुआ तो चाइना हमसे बहुत नाराज था कि हमने उनके सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, और हमसे नाराज था, साथ में पाकिस्तान से नाराज था कि पाकिस्तान ने उनको इक्विपमेंट प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किए, बेइज्जती उनकी हुई। और इसी तरीके से उनको एक अमेरिका से प्रॉब्लम थी कि अमेरिका उनकी टेरिटरी यानी कि पाकिस्तान में घुस रहा है। और दूसरी तरफ जो आपका बांग्लादेश है, वहां पे भी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया शेख हसीना की, उससे इंडिया को नुकसान हुआ। लेकिन चाइना को प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि शेख हसीना की जो इंक्लेशन थी वो इंडिया की तरफ से। लेकिन जब यूएस ने घुसना शुरू कर दिया है बांग्लादेश के अंदर, और स्पेशली उनकी सेंट मार्टिन आइलैंड में बेस बनाने की बात की, लेकिन बेस इसलिए ने बनाया था कि छोटी आइलैंड थी और वहां पे कोरल आइलैंड है, तो यूएस बेस तो नहीं बना पाया। लेकिन उसने एक एंट्री शुरू कर दी बांग्लादेश के अंदर, और एक सप्लाई चेन शुरू कर दी, सप्लाई लाइन शुरू कर दी। इवन म्यांमार के अंदर जो फाइट चल रही है, जनता जिसको चाइना सपोर्ट करता है और अराकान आर्मी उसको सपोर्ट करना करती है यूएस ने, तो एक डायरेक्ट चैलेंज मिला चाइना को। और दूसरी तरफ इंडिया भी खुश नहीं था कि अगर आज बांग्लादेश के अंदर चाइना के बदले यूएस घुसता है तो इंडिया के लिए डेंजर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि यूएस की बेसिस इंडिया के नजदीक बने या उनकी आर्मी की प्रेजेंस हो। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने श्रीलंका की ट्रिंकोमाले आइलैंड पे बेस बनाने की बात की थी यूएस ने। तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे रॉ के चीफ आरएन काओ से कहा कि इसको कैसे रोका जाए, तो उस टाइम पे एलटीटी खड़ी कर दी, जो एलटीटी के मिलिटेंट खड़े कर दिए, और वहां पे एक तरीके से एक सिविल वार लाइक सिचुएशन बन गई श्रीलंका के अंदर। और यूएस अपनी बेस को बना नहीं पाया, क्योंकि इंडिया को पता था कि अगर यूएस की बेस बनेगी तो फ्यूचर में यूएस इंडिया को टारगेट करेगा और इंडिया को ब्लैकमेल करेगा। अब जो अराकान आर्मी है उसको इंडिया भी सपोर्ट करता है, लेकिन जब यूएस उसको सपोर्ट कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो नेचुरली बात है कि यूएस का इंफ्लुएंस बढ़ेगा म्यांमार के अंदर। और इंडिया ये भी नहीं चाहेगा कि चाहे म्यांमार चाहे बांग्लादेश है वहां पे यूएस का इंफ्लुएंस बढ़े। तो इंडिया नेचुरली बात है कि चाइना की तरफ गया। चाइना से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन चाइना ने ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने की। अगर चाइना इंडिया को साथ रिलेशन इम्प्रूव करेगा, आपने अभी एक न्यूज आई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो सीपीसी का प्रोजेक्ट है, जहां पे रेलवे लाइन का काम करना था, उस पर चाइना ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। जब चाइना ने मना किया तो यूएस ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से उनको $7 बिलियन दिलवा दिए कि आप इस प्रोजेक्ट को चलाओ। तो चाइना इससे भी खुश नहीं है। तो चाइना बेसिकली क्या है कि वो चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशन इंप्रूव हो, और चाइना ये चाहता है कि ना तो यूएस यहाँ पे आए, चाहे बांग्लादेश चाहे पाकिस्तान, ना इंडिया चाहता है चाहे बांग्लादेश चाहे पाकिस्तान या म्यांमार के अंदर कोई एंट्री हो यूएस की, क्योंकि आपको दिखाई दिया यूएस ने उसका क्या एटीट्यूड है। यूएस का एटीट्यूड है कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग दिखना नहीं चाहता। तो अब जो है इंडिया की जो एक अलाइनमेंट बन रही है चाइना के साथ या दोस्ती हो रही है, उससे क्या है कि क्योंकि चाइना हमारा नेबर है, हमारी ट्रेड होगी तो सामान भी हमें सारा सस्ता मिलेगा। अभी तक जो चाइना के साथ हमारी ट्रेड चलती है वो चलती है $110 बिलियन की। ज्यादातर सामान हम चाइना से लेते हैं, हम अनफिनिश गुड्स चाइना को देते हैं, चाइना से फिनिश गुड लेते हैं, जैसे टीवी वगैरह।
तो चाइना से जब बात हुई थी रिसेंटली, जब उनके फॉरेन मिनिस्टर आए, तो ये हुआ कि हमें तो यहाँ पे खाद चाहिए। तो उन्होंने कहा जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए, खाद चाहिए, वो देंगे। इवन जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था अंडरग्राउंड रेलवे का, वो स्टॉल हो गया था, क्योंकि हैवी मशीनरी आनी थी चाइना से, और चाइना ने बंद कर दी थी। चाइना ने उसको भी रिलीज कर दिया। फिर चाइना ने कहा जो रेयर अर्थ मटेरियल वो भी हम आपको देंगे, जिसको उसने बैन लगा दिया था, वो हमको दे रहे हैं। और आपको पता होगा कि पीएम मोदी कुछ दिन पहले गए थे गुजरात के अंदर, और वहां पे उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो मारुति का के अंदर जो इलेक्ट्रिक कार्स है उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। और वो जो कार्स है वो 100 कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट की जाएगी, यानी कि 100 कंट्री के अंदर ये सामान को एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी कि 100 कंट्री को हमारी कारें एक्सपोर्ट की जाएंगी, जिससे बहुत सारा फायदा भी होगा। और इवन जापान ने कहा है कि आपकी हमारी जो कार है वो आप एक्सपोर्ट करो, मतलब जापान हमसे मारुति कार लेगा, जो कंपनी बेसिकली मारुति जापान की कंपनी है। तो इंडिया और चाइना का जो रिलेशन इस टाइम पे डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से चाइना ने इंडिया को सपोर्ट किया है, उससे तो ऐसा लगता है कि अब दोनों के रिलेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। और चाइना का जो एंटी इंडिया एजेंडा, इसका मतलब नहीं कि चाइना के इंडिया के साथ रिलेशन इंप्रूव हो गए तो चाइना पाकिस्तान के रिलेशन खराब कर देगा, वो एक अलग बात है। इसी तरीके से चाइना बांग्लादेश के साथ भी रिलेशन मेंटेन करेगा, लेकिन चाइना धीरे धीरे ऐसा काम करेगा कि इंडिया को नाराज ना करे, और जो बॉर्डर पे इंकर्शन की जाती है चाइना के द्वारा, उसको रोक दिया जाएगा। दो बातें हैं जी। एक बात तो ये है कि जैसे आपने अभी सीपैक का जिक्र किया, तो सीपैक में जो इसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है चाइना ने पाकिस्तान में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $60 बिलियन की उसने इन्वेस्टमेंट की है। और अमेरिका चाहता है कि मैं वहां आऊं और चीन वहां से निकल जाए। आपके इसके बारे में क्या ख्याल है कि अमेरिका की ये जो प्लान है कामयाब हो पाएगी? देखिए, कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि चाइना ने $66 बिलियन खर्च किए हैं। और चाइना ने जो पाकिस्तान को पैसा दिया, बहुत सा पैसा दिया, लोन दिया है। और चाइना का जो पैसा है पाकिस्तान के अंदर वो दिया 5% इंटरेस्ट के ऊपर। चाइना के इन्वेस्टमेंट को यूएस नलिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूएस की पॉलिसी अलग है। यूएस चाहता है कि जो उनके मिनरल्स हैं जो बलूचिस्तान के अंदर, वो उस पर कंट्रोल कर ले। लेकिन जब चाइना नहीं कंट्रोल कर पाया, तो क्या यूएस कर पाएगा? और अगर पाकिस्तान कोशिश करता है कि वो यूएस की तरफ टिल्ट हो जाएगा, तो चाइना उसका दम निकाल देगा। चाइना उसे कहेगा पैसे दो हमारे वापस, और पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे खिंचाखिंची चलेगी दोनों के बीच में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूएस किसी तरीके से सक्सेस कर पाएगा, जो उसकी पॉलिसी है पाकिस्तान के अंदर घुसने की और सीपीसी को डिस्ट्रॉय करने की। हम भी नहीं चाहते कि सीपीसी चले, लेकिन देखते हैं कैसे इसको चाइना डील करता है, कैसे पाकिस्तान डील करता है। लेकिन हम किसी भी तरीके से, ना तो चाइना चाहेगा ना इंडिया चाहेगा कि उसकी किसी भी तरीके से एंट्री हो यूएस के अंदर। आपने देखा कि यूएस जो सबसे एंटी इंडिया पॉलिसी रखता है, वो रखता है यूएस की एंटी इंडिया पॉलिसी है, यूएस की एंटी चाइना पॉलिसी है। देखा जाए तो यूएस की पॉलिसी स्टेप पे करप्ट हो चुकी है। यूएस को ये नहीं पता कि उसकी पॉलिसी क्या है। सुसब के जैसे चाइना के पास में कुछ ऐसे जैसे मिनरल्स हैं या लिथियम बैटरीज हैं, उसने लगभग मोनोपोलाइज कर रखा है। तो क्या हमें इस दिशा में कुछ काम नहीं करना चाहिए कि हम भी इंडिपेंडेंट हो जाएं? और कल को जैसे आज क्या है कि कई चीजों हमारे को, आपको पता है इतिहास का, कि जब हमको क्रायोजेनिक इंजन चाहिए था तो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हमको कहीं से भी लेने नहीं दी। हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए था, वो भी उन्होंने उस वक्त नहीं लेने दिया, हमने बाद में खुद डेवलप करवाया। तो क्या रेयर अर्थ मेटल्स में और जो बाकी चीजें लिथियम बैटरी वगैरह, इसमें हमको सेल्फ सफिशिएंट नहीं होना चाहिए? देख, बिल्कुल बहुत जल्दी हो रहा है। आपने देखा कि अडानी इस टाइम पे काम कर रहा है, स्पेशली गुजरात के अंदर, और अडानी हमारे लिए लिथियम बैटरी बना रहा है। इवन देखिए, जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं वो अर्जेंटीना में अवेलेबल है। इंडिया ने बहुत से माइंस पे वहां पे कंट्रोल किया हुआ। चाइना का कंट्रोल है कि हम भी कंट्रोल कर रहे हैं। इस टाइम पे हमें इवन ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम आपको रेयर अर्थ मटेरियल देंगे, और इंडिया इस पे काम कर रहा है। मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। इवन चाइना ने हमको एश्योरेंस दी है कि हमको जो रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत है, जो हमें इलेक्ट्रिक कार्स पे बनाने की जरूरत है, वो जल्दी से जल्दी सप्लाई करेगा। तो चाइना हमारी हेल्प कर रहा है, और दूसरी तरफ हम भी अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। देखिए, बहुत सी प्रॉब्लम थी हमारे साथ, यानी कि हमारे पास फॉरेन के इक्विपमेंट नहीं थे, या जो हमें डिफेंस के इक्विपमेंट चाहिए उसको इम्पोर्ट करते थे। आज सारे के सारे इक्विपमेंट इंडिया के अंदर बन रहे हैं। सिर्फ एक चीज की जो प्रॉब्लम थी, वो थी हमारे पास इंजन की, जो हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था यूएस के साथ, उसके ये इंजन हमको सप्लाई नहीं किए, जिसकी वजह से हमारा तेजस प्रोग्राम डिले हुआ। लेकिन इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया फ्रांस के साथ, उनके सैफ्रन इंजन का, और वो इंजन को यूज किया जाएगा इंडिया के 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, यानी कि तेजस MK2। तो इंडिया अपनी तैयारी कर रहा है, और इस टाइम पे पूरे तरीके से, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे उसके मिनरल्स की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिक बैटरीज की बात हो, इंडिया मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा हर एक फील्ड के अंदर। डिफेंस, जहां पे हमारा मेन पैसा खर्चा किया जाता था इंपोर्ट के अंदर,
आज हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास ऑयल की दिक्कत है, ऑयल के चक्कर में हम ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ रहे हैं। साथ में इवन अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर हम पूरे एरिया को सर्च कर रहे हैं, वहां पे ऑयल निकालने की बात कर रहे हैं, और अगर ऑयल निकल जाएगा तो हमारी डिपेंडेंसी वर्ल्ड के ऊपर खत्म हो जाएगी और इंडिया हो जाएगा सेल्फ सफिशिएंट। मुझे लगता है कि अगले 5 साल के अंदर इंडिया डिफेंस सेक्टर, मिनरल्स के अंदर और इवन ऑयल के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, जिस तरीके से पीएम मोदी की गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरीके से इस गवर्नमेंट को स्पीडली काम कर रही है इश्यूज के ऊपर। आपने अभी जिक्र किया डिफेंस सेक्टर का, तो एक बात बड़ी इसमें काबिल गौर है कि जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक वेपन है, चाहे वो हमारे जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो या इवन एमबीटी मेन बैटल टैंक है, या हमारे मेन जो सबमरीन्स हैं या हमारे फ्रिगेट्स हैं, इनके अक्सर इंजन हम नहीं बना पाते, ये हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। अब ठीक है कि अभी आपने बताया सफरान से भी हम जो इंजन ले रहे हैं, तो क्या होता है कि दुनिया में कोई कहते हैं परमानेंट फ्रेंड नहीं होते, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं पॉलिटिक्स में। कल को कोई हमारा आर्म ट्विस्ट करे, हमें बराबर समय के ऊपर इंजन सप्लाई ना करे, जैसे अभी जनरल इलेक्ट्रिक ने हमें तेजस के लिए इंजन देने थे, उन्होंने लेट कर दिए, तो क्या हमें इस दिशा में ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम जो है कम से कम जो जितने भी हमारी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनके इंजन भी हम खुद प्रोड्यूस कर सकें? देखिए, ऐसा है, वर्ल्ड में थोड़ी सी कंट्रीज है जो इंजन प्रोड्यूस करती है। एक है रशिया, एक आपका यूएस, एक आपका यूके और एक है फ्रांस। 4 कंट्री मेनली है, और साथ में जापान भी सामने आ गया है। इंडिया की जो इंजन की प्रॉब्लम थी, हमारे खुद इंजन बन रहे हैं कावेरी, लेकिन हम उसको डेवलप नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके लिए क्या है कि आपको -40 डिग्री और अप टू 3000 डिग्री का हमें टेम्परेचर चाहिए। कुछ इश्यूज होते हैं, काम किया जा रहा है, लेकिन जो हमारे कावेरी इंजन है उसको डेवलप कर रहे हैं, और उस इंजन को हम यूज कर रहे हैं ड्रोन्स के अंदर। दूसरी तरफ हमने जो एग्रीमेंट साइन किया था यूएस के जी के साथ, उन्होंने डिले कर दिया इंजन, तो इंडिया ने सैफ्रन के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि उनको लोकल मैन्युफैक्चर किया जाएगा सैफ्रन के इंजन को, और उन इंजन को यूज किया जाएगा एएमसीए के प्रोग्राम के अंदर और 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट है उनके अंदर। तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक हम एग्रीमेंट हमारा चल रहा है जो मोस्ट प्रोबेबली साइन करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं जापान के साथ। जापान भी इस एरिया के अंदर मैन्युफैक्चर के अंदर एंटर कर चुका है, क्योंकि जापान के पास टेक्नोलॉजी है जिसको वो यूज नहीं कर रहा था। लेकिन अब जापान के साथ एग्रीमेंट करके हम बहुत सी चीजों के इंजन बनाएंगे। एक बता दूं बात आपको कि हमने एक प्रोजेक्ट 17 के अंदर कुछ एक वारशिप्स लिए थे, जो लिए थे हमने आपके रशिया से, और उसके जो इंजन थे वो यूक्रेन से आए थे। तो हर एक कंट्री सफिशिएंट नहीं है, हर एक कंट्री किसी न किसी ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि वो हर एक चीज के अंदर सेल्फ सफिशिएंट रहे। अगर आप सबमरीन की बात कर रहे हैं, हमारे पास है 16 सबमरीन और चाइना के पास है 70 सबमरीन। इंडिया ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लिया है $31 बिलियन का, उसके अंदर हमारे यहाँ पे 20-25 सबमरीन बनाई जाएंगी। 6 सबमरीन बनाई जा रही है जर्मनी की मदद से, 3 फ्रांस के साथ, और 10 सबमरीन जो न्यूक्लियर सबमरीन होंगी वो इंडिया बना रहा है। एसएसएन और एसएसबीएन वो इंडिया खुद बना रहा है, और 2 सबमरीन हम ज्वाइन कर चुके हैं, तीसरी सबमरीन इस साल के अंदर ज्वाइन करेगी, और बाकी सबमरीन जो बहुत जल्दी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर की जाएगी। तो हम पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं सेल्फ डिपेंडेंट होने की, इंडिपेंडेंट होने की, उस पर काम किया जा रहा है। इवन एक बेस बनाई जा रही है, न्यूक्लियर सबमरीन बेस, जो चाइना के क्लोज होगी, और न्यूक्लियर सबमरीन को रखा जाएगा सी के अंदर, ताकि वहां से निकले और भाग जाए, क्योंकि जब न्यूक्लियर सबमरीन है वो पानी के अंदर रह सकती है 1-2 महीने तक, उसको ऊपर नहीं आना पड़ता ऑक्सीजन लेने के लिए। तो इंडिया अपने आप को पूरा तैयार कर रहा है पूरे तरीके से, चाहे आपके वारशिप्स हो, चाहे आपके सबमरीन्स हो, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, चाहे आपके टैंक्स हो, और जो हमारे इक्विपमेंट आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, इंडिया ने यहाँ पे 13 डिफेंस सिस्टम यूज किए थे। 13 डिफेंस सिस्टम, S-400 जो हमने रशिया से लिया था, बराक 8 जो हमने और इजराइल ने मिलकर बनाया, फिर आपका जो आकाश सिस्टम था वो इंडिया ने खुद बनाया, और जो सिस्टम हमने रशिया से पुराने लिए थे उनको अपग्रेड कर दिया। और आपने देखा किस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर काम किया, किस तरीके से पाकिस्तान को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया कुछ घंटे के अंदर। जो सेकंड टाइम हमने ऑपरेशन किया था पाकिस्तान के ऊपर, वो सिर्फ कुछ घंटे तक चला था, जिसके अंदर पाकिस्तान की 9 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, 3 उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जो न्यूक्लियर नर्व सेंटर था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जो न्यूक्लियर सबमरीन, जो न्यूक्लियर के आर्म्स रखे थे कैराना हिल के अंदर, उसको भी एक तरीके से पूरा ब्लॉक कर दिया। तो इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी, और आप देखिए अगर हम चांद पे जा सकते हैं तो बाकी काम भी कर सकते हैं। कुछ चीजों के ऊपर हमें डिपेंड करना पड़ेगा। इवन अगर हम बात करते हैं चाइना की, चाइना भी बहुत चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है वर्ल्ड के ऊपर। जैसे एयरक्राफ्ट के, फाइटर एयरक्राफ्ट की सीट बनती है, वो आती है ब्रिटेन से, तो सारी कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत सी चीजों पे इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है।
और जैसे मैंने कहा 5 साल के अंदर इंडिया टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा हर एक फील्ड के अंदर, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे जी, आपके मिनरल्स हो, चाहे आपकी बैटरीज हो। और आप देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी ने अभी एक इनॉग्रेशन किया है इलेक्ट्रिक कार्स की गुजरात के अंदर, यहाँ पे हजारों कारें बनाई जाएंगी हर एक साल के अंदर और 100 कंट्री को कारें एक्सपोर्ट की जाएंगी इंक्लूडिंग जापान। और कारें हैं जी, मारुति की, जो जापानीज कंपनी है बेसिकली, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कार बनेगी सस्ती बनेगी, इसलिए जापान इंडिया से ले रहा है। हुँ, और अभी जो पीएम मोदी इस टाइम पे जापान गए जी, थे 2 दिन पहले, वहां पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसके अंदर जापान इंडिया के अंदर $68 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। और वो भी डेट जी, इकोनॉमी, जिसको ट्रम्प कहते हैं डेट इकोनॉमी, वहां पे वो इन्वेस्ट कर रहा है। और आज हम जी, अब पूरे वर्ल्ड के सामने खड़े हैं और हमारी जो ताकत देख करके यूएस को परेशानी हो रही है और हमें देख नहीं पा रहा कि इंडिया क्यों जी, स्ट्रांग हो रहा है। जी। सो द फाइनली एक प्रश्न जो रही है प्रधानमंत्री मोदी की शी जिन के साथ में, आप इसके जो है स्टेटमेंट आएगी अभी थोड़ी देर में, तो उसमें क्या इसमें जो देखिए है ये जो पीएम पुराने मोदी की मतभेद जो समाप्त पीएम होंगे किस पर? देखिए मतभेद तो रहेंगे, मतभेद तो कभी खत्म नहीं होते, मतभेद तो मियाँ बीवी के में रहते हैं। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है जो बेसिक आपके इंटरेस्ट जी, देख करके। जो पीएम मोदी के इस टाइम पे विजिट है, यानी कि जो एससीओ की मीटिंग के अंदर अटेंड करने गए हैं रशिया यूएस के चाइना के अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्योंकि यहाँ पे जी जिनपिंग भी होंगे, यहाँ पे आपके रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की भी होंगे, पीएम मोदी भी होंगे और ये बहुत सालों के बाद मीटिंग अटेंड की जा रही है तीनों के द्वारा। तो यहाँ पे बड़े सीरियस डिसीजन लिए जाएंगे, जी, किस तरीके से तीनों कंबाइन कर सकते हैं आपस के अंदर हुँ, और किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जा सकता है ब्रिक्स को, किस तरीके से बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है और किस तरीके से जो ट्रम्प का एटीट्यूड चल रहा है टारगेट करने का वर्ल्ड को, उसको टारगेट किया जाएगा। क्योंकि अगर हम तीनों मिल गए, जी, इंडिया चाइना रशिया, तो पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा। यूएस के अंदर भी इस टाइम पे बहस चल रही है कि ट्रम्प ने डिस्ट्रॉय कर दिया अपने दोस्ती इंडिया के साथ और उसकी वजह से जो ब्रिक्स है वो स्ट्रांग हो गया, आरआईसी स्ट्रांग हो गया। साथ में देखिए इस टाइम पे 20 जी, कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स ज्वाइन कर चुकी है। 5 तो ओरिजिनल कंट्री हुँ, थी, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पांचों की बेइज्जती जी, कर दी है, अब कोशिश की इंसल्ट करने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रम्प ने। उसके साथ साथ जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी ज्वाइन कर चुकी हैं। 5 कंट्रीज वैसे ज्वाइन कर चुकी थी, 10 कंट्रीज ने और ज्वाइन कर लिया। तो टोटल इस टाइम पे 20 कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स के अंदर खड़ी हैं और इसकी वजह से यूएस को परेशानी है, ट्रम्प को परेशानी है। ट्रम्प को तो पता नहीं उसको परेशानी है, लेकिन यूएस इस टाइम पे टोटली डिस्टर्ब्ड है इंडिया के एटीट्यूड की वजह से और जिस तरीके से ट्रम्प ने इंडिया के खिलाफ एक्शन लिया। जी, जी। चलिए, बड़ा बहुत ही बढ़िया आपने सारी बातों के ऊपर जो है वो रोशनी डाली है, और जैसे अभी इवेंट्स आगे अनफोल्ड होती हैं, फिर आपके साथ में बातचीत करेंगे और आपकी जी जानकारी जो जरूर। है अब जो है वो लोगों तक हम चाहेंगे कि और ज़्यादा पहुँचे। बहुत-बहुत बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।